नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी से खबर है कि लद्दाख में चीन ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की यह कोशिश पेंगोंग झील के पास की है। खबर है कि जिसके बाद भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग की है। तो चीन ने एक बार फिर से उकसाने वाली कार्रवाई की है। चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है और भारतीय सेना ने चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। आपको याद होगा कि 29 से 30 अगस्त को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। तो लगातार चीन उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। गलवान घाटी में जो स्थिति बनी थी 14 से 15 जून को, उसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच में तनाव है। लेकिन यह हरकत चीन ने तब की है जब एससीओ समिट में भारत के रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। और जब बातचीत हुई है तो रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया था कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और चीन को पीछे हटना होगा। लेकिन चीन खुद ही बातचीत करना चाहता था। जो उस वक्त हमने तस्वीरें देखी थी, जो हाव भाव देखे थे एससीओ समिट में, अब एक बार फिर से चीन ने उकसाने वाली कार्रवाई की है, घुसपैठ की कोशिश की है। संदीप हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। संदीप, ये चीन ने उकसाने वाली कार्रवाई तब की है जब अब से 2 दिन पहले चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हुई है। बिल्कुल जसप्रीत, इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि चीन फिर से कोई उस तरीके की हरकत करेगा जो 29 और 30 की रात को दक्षिण पेंगोंग के इलाके में की थी। क्योंकि भारत ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए पहले ही जो है उन पीक्स को जो है कैप्चर किया और चाइनीज़ को पीछे धकेला। उसके बाद से लग रहा था कि कुछ एक ऐसी पोस्ट है, कुछ एक ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिस पे जो है हो सकता है कि चीन कब्जा करने की कोशिश करे। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश जो है चीन की तरफ से हुई है। ये खबरें हैं, खुद जो है ग्लोबल टाइम्स ने इसको क्लेम किया है और उसने ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने जो है वार्निंग फायर भी किया। लेकिन अभी तक जो है भारतीय सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि चीन जो है हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरीके से सारी जिम्मेदारी जो है उस देश के ऊपर थोप दी जाए। और ऐसे ही जो है उसने उस वक्त भी किया जब उनके रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री की मुलाकात हो रही थी, बातचीत हुई, 2 घंटे 20 मिनट के आसपास बातचीत हुई। उसमें भी जब पहला स्टेटमेंट आया चीन का तो उसमें ये साफ कहा गया था कि ये सारी स्थितियां जो है एलएसी पे बनी हुई है ये सिर्फ भारत की वजह से। तो ये दोषारोपण तो है वो चीन करता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कि आखिर वास्तविक हकीकत क्या है। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय सेना ने फिर से जो है चीन को मुंह की खाने को मजबूर किया है। और यही वजह है कि क्योंकि चीन आज तक कभी इन सब चीज़ों को क्लेम नहीं करता रहा है, कभी आज तक इस तरह की खबरें नहीं आई है कि चीन ये बात कहे कि भारतीय सेना जो है वो एलएसी क्रॉस कर रहा है। और साथ ही फायरिंग की जो बात की है, वार्निंग शॉट्स भी क्यों ना हो, इस पूरे इलाके में वार्निंग शॉट्स का एक भी राउंड फायर नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर चीन ने कोई गुस्ताखी की या चीन ने वार्निंग फायर किया या उसकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई है तो उसका जो है जाहिर सी बात है कि थोपने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा। बिल्कुल संदीप, तो भारतीय सेना सक्षम है, मुस्तैदी वहां पर हमारी बढ़ी है और चीन की हर हिमाकत का जवाब दिया भी जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए, वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात करते हैं। एनसीबी जहां ड्रग्स कनेक्शन में रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत सुशांत से जुड़े लोगों की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर अब रिया से सुशांत की बहन प्रियंका मीतू सिंह और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपने बयान रिया ने दर्ज करवाए हैं। रिया करीब 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही, जिसके बाद पुलिस ने प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल कार्ड बनाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जांच की मांग की। दावा है कि जिस समय दिल्ली में ये दवाई लिखी गई उस समय सुशांत मुंबई में थे, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसे दवाई नहीं लिखी जा सकती है। रिया चक्रवर्ती ईडी एनसीबी कार्यालय से निकलने के बाद में सीधा बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। बांद्रा पुलिस स्टेशन में 5 घंटे उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। हम बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी थी। लिखित शिकायत में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पे आरोप लगाया था कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। उस प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ थी वो एनडीपीएस के एक्ट में आती है और दवाइयाँ प्रतिबंधित थी। उस प्रिस्क्रिप्शन को गलत तरीके से रिया चक्रवर्ती को भेजा था। यही आरोप रिया चक्रवर्ती ने अपनी लिखित शिकायत में किया हुआ है।
जिसके बाद में अब हमें देखना है कि रिया चक्रवर्ती अब आगे क्या करती है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में उन्होंने इतना लंबा समय जो बयान दर्ज किया, क्या मुंबई पुलिस में क्या रोल निभाती है। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए आज सुबह 10 बजे फिर से बुलाया है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती को कल उनके भाई शोभिक और सुशांत के कर्मचारी सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर आज उनसे पूछताछ होगी। रिया समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ में कुछ नए नाम सामने आए हैं। एनसीबी उन नामों को फिर से पूछताछ करके वेरीफाई करेगी, फिर सभी को समन करेगी। एनसीबी रिया, शोभिक और सैमुअल मिरांडा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इससे पहले कल रिया से 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जबकि रविवार को 6 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला चला था। एनसीबी की रिया से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। 8 घंटे तक एनसीबी के अधिकारी रिया से पूछताछ करते रहे। एक दिन पहले ही रिया को 10 बजे तक एनसीबी के दफ्तर पहुंचने को कह दिया गया था। इसीलिए सुबह करीब 9 बजे ही रिया के घर मुंबई पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। आज भी जिस तरह से एनसीबी ने उन्हें बुलाया है कि 10 बजे उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, तो इसी को देखते हुए पुलिस की जो टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में रिया की गाड़ी बिल्डिंग से बाहर निकली और पुलिस की गाड़ियों के साथ एनसीबी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगी। ये सामने जो जीप है जिसका इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती जो है हमेशा से करती आई हैं, उसी जीप में बैठकर रिया चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा के बीच जो है वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। एनसीबी दफ्तर से थोड़ी दूर लगी बैरिकेडिंग से पहले ही गाड़ियां रुक गईं और कार से उतारकर रिया पैदल ही दफ्तर के अंदर गई। रिया एक जैकेट पहने दिखी, जिसके हुड से उन्होंने सिर को ढके रखा, चेहरे पर मास्क भी लगाए रखा। एनसीबी दफ्तर के अंदर जाते वक्त रिया के हाथ में एक बैग भी दिखा। सूत्रों के मुताबिक पहले से गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, जैद और शोभिक के सामने बैठाकर रिया से पूछताछ की गई। सुबह ही एनसीबी ने तीनों की मेडिकल जांच भी कराई। 2 अलग-अलग गाड़ियों में बैठाकर तीनों को मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। खबर है कि एनसीबी की पूछताछ में पहले ही दिन रिया पर कानूनी शिकंजा कस गया। एनसीबी को उम्मीद है कि रिया से पूछताछ में केस की कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक जब शोभिक के सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की गई तो रिया ने रोना शुरू कर दिया। रिया ने यह कबूल किया कि दीपेश से रिया ने मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में ड्रग्स मंगवाए थे। रिया ने ड्रग्स डीलर बासित से 5 बार मुलाकात की बात भी कबूल की। इन 5 में एक बार रिया और बासित की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के सेट पर हुई थी। सैमुअल मिरांडा के मुताबिक रिया खुद भी ड्रग्स का सेवन करती हैं, लेकिन पूछताछ में रिया ने इस बात से इनकार किया। रिया ने साफ किया कि वो केवल सिगरेट पीती हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। रिया ने यह भी बताया कि सुशांत के फार्म हाउस में अक्सर पार्टी हुआ करती थी, जिनमें कई कलाकार ड्रग्स का सेवन करते थे। केंद्र से Y+ सुरक्षा मिलने के बाद महाराष्ट्र में सियासत और तेज हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर कंगना रनौत पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि महाराष्ट्र के शहीदों के अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं। यही नहीं, शिवसेना ने आगे लिखा कि मुंबई में खा पीकर तर हुई एक अभिनेत्री मराठी अस्मिता पर कुल्ला कर रही है, ये सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से कंगना के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील भी की गई है। इतना ही नहीं, इशारों में कंगना की तुलना मानसिक रूप से बीमार महिला से की गई है। तो इस बीच आपको बता दें कि केंद्र ने कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिस पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है और शिवसेना कांग्रेस ने इसको लेकर के हमला बोला है। इस बीच शिवसेना ने सामना में लिखा है कि जिसने मराठी अस्मिता से खिलवाड़ किया है उसको अब सुरक्षा दी जा रही है। सुशांत सिंह केस में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा दी गई। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसके तहत कंगना की सुरक्षा में 11 CRPF के जवान तैनात रहेंगे। बताया गया कि कंगना पर खतरे को ध्यान में रखते हुए खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसके आधार पर ही गृह मंत्रालय ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला लिया। साथ ही हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी ऐलान किया कि कंगना की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने का फैसला उद्धव सरकार को रास नहीं आया और इसके मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इस फैसले को महाराष्ट्र का अपमान बता दिया। महाराष्ट्र के पुलिसों पर विश्वास नहीं, अगर ये भाजपा उनको मदद करती है और उसको देश प्रेमी बताती है, तो महाराष्ट्र की भूमि के साथ कंगना भी गद्दारी कर रही है और भारतीय जनता पक्ष भी कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्लेन में टिकट बुक कराने वालों को राहत मिल गई। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान टिकट बुकिंग के बावजूद हवाई यात्रा नहीं करने वालों को बड़ी राहत दी।
डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। ये नियम 25 मार्च से 3 मई तक के लिए बुक टिकटों पर लागू होगा। दिल्ली कैपिटल्स टीम के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ दुबई पहुंचने के बाद क्वारंटीन में थे। यही नहीं, उनकी 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अच्छी बात यह रही कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए ये असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट किसी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ के संपर्क में नहीं थे। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी। उन्होंने साफ किया कि जैसे जैसे दुकानें और दूसरी चीजें खुल रही हैं, वैसे वैसे सभी को और सचेत रहने की जरूरत है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतें ज्यादा हो रही हैं, तो जहां एक तरफ जिंदगी को अपने ढर्रे पर चलना है, नॉर्मल सी आनी है ना, वहां दूसरी तरफ हमारे एहतियात, हमारी कोशिशें और बढ़नी चाहिए। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस बदमाश को पकड़ा गया है, मुठभेड़ के समय उसके पैर में गोली लग गई, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि चेकिंग के समय पुलिस ने मोटरसाइकिल से जा रहे 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। एक बदमाश अबरार जो गैंगस्टर में पूर्व से ही वांछित था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, वो गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हुआ है। इसके लिए कॉम्बिंग टीम तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में कई घंटों तक चली ये मुठभेड़। ये आतंकी वहां एक मकान में छिपे हुए थे, जिसकी खबर मिलते ही सुरक्षा बल ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में मुठभेड़ के दौरान गोलियों का भी शोर सुनाई दिया। संकरी गलियां और आसपास कई मकान होने की वजह से आतंकियों ने चकमा देकर भागने की भी कोशिश की। हालांकि जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। ये मुठभेड़ वहां काफी देर तक चली। गुंजान आबादी वाला ये इलाका है और साथ ही यहाँ पे एक नदी भी बह रही है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद मिलिटेंट यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए हों। मुठभेड़ के दौरान आसपास के घरों में फंसे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर बेखौफ हुए बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर एक प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। बताया गया कि बदमाशों ने हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर को 5 गोलियां लगी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों को गोली लगती है, जिनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। अभी इनकी पहचान की जा रही है जिन्होंने फायरिंग की है, और हमारे पास कुछ क्लूज हैं, उसके आधार पे हम लोग जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। क्या लगा था फर्स्ट, क्या लग रहा है? कुछ जो है वो क्लूज मिले हैं हमें, लग रहा है कुछ व्यक्तिगत रंजिश है, उस तरह की बात है। अभी देखते हैं, हर एंगल पे हम लोग जो है वो जांच कर रहे हैं। जेडीयू से जारी तल्खी के बीच एलजेपी बिहार में 143 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस सिलसिले में दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास पर पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों से 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर चर्चा हुई। खबर है कि जल्द ही बिहार संसदीय बोर्ड इन सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट चिराग पासवान को सौंप देगा। इसके अलावा बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि बिहार चुनाव में गठबंधन पर फैसला चिराग पासवान ही लेंगे। सचिन पायलट के जन्मदिन पर राजस्थान में रक्तदान किया गया। सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन के मौके पर राजस्थान के कई शहरों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में कई लोग इन शिविरों में पहुंचे और जरूरतमंदों के लिए अपना खून दिया। ये शिविर पायलट गुट के विधायकों के अलावा गहलोत पक्ष के विधायकों ने भी लगाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन है, उनके समर्थक उनका जन्मदिन रक्तदान शिविर लगाकर मना रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के पास से 22 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी यूपी के एटा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। इसके पास से जो है गांजा जो उसने जो बैग पकड़ा हुआ था उसमें से बरामद हुआ, जिसका वजन तकरीबन 22.5 किलो के आसपास था। बिहार के नालंदा में एक एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इन सभी घायलों को बिहार शरीफ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हम लोग जा रहे थे, ड्राइवर इतना स्पीड में चला रहा था, जाते हुए जब ट्रक पर
धक्का मार दिया, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में ये दोनों गाना गाते हुए दिखाई दिए। हार्दिक और सूर्य कुमार आईपीएल के लिए दुबई पहुंचे हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ था। ईडी ने दीपक कोचर को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चंदा कोचर ने पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियोकॉन समूह को 1875 करोड़ का लोन पास किया था, जिसके बाद ईडी ने उनके और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज किया था। जापान के दक्षिणी हिस्सों में आए हैशिन नाम के तूफान ने लोगों को खौफ से भर दिया। जापान में पिछले 1 हफ्ते में आया ये दूसरा सबसे ताकतवर तूफान रहा, जिसने जापान के दक्षिणी हिस्सों में जमकर तबाही मचाई। जापान के तीसरे सबसे बड़े द्वीप चूशु में तो 4 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक ट्रांसफार्मर में तेज धमाका होते हुए भी देखा गया। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को दहशत से भर दिया। तूफान इतना भयानक था कि लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे चकनाचूर हो गए। समुद्र के पास वाले इलाकों में तो भारी बारिश भी हुई। ओकिनावा और कागोशिमा में भी हाइशिन नाम के तूफान ने लोगों को डरा दिया। वहां 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए। इस तूफान को देखते हुए दक्षिण कोरिया में भी चेतावनी जारी कर दी गई। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।